हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपके सामने ओपी विजयन की कहानी समुद्र तट पर लेकर आई हूँ। वेलायप्पन की यात्रा शुरू हुई, उनकी झोपड़ी से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वेलायप्पन कन्नूर जा रहे थे। गांव भर में शोक छाया हुआ था। अगर गांव वालों की बस में होता तो सब उनके साथ जाते। अब जैसे वे अकेले ही पूरे गांव के लिए यात्रा कर रहे थे। रेलवे स्टेशन वहां से 4 मील दूर था। वेलायप्पन अंतिम झोपड़ी को पार कर धान खेतों की मेड़ पर चले जा रहे थे। पीछे से रोने की आवाज़ें कम होने लगी थीं। मेड़ के बाद उन्हें चारागाह पार करना पड़ता था। वहां से पगडंडी शुरू हो जाती थी। पगडंडी के दोनों ओर ताड़ के पेड़ थे। वेलायप्पन के कंधे पर झूलती पोटली में गुथा हुआ चावल था। उसका पानी पोटली को भिगोता हुआ उनकी बाहों को भिगो रहा था। उनकी पत्नी ने देर तक उसे गूंथा था। दही के साथ साथ उसमें उनके आंसू भी मिले हुए थे। सामने से कुट्टी हसन आ रहे थे। आदर सहित रास्ता देते हुए वे एक तरफ हो गए। वेलाई, कुट्टी हसन बोले। कुट्टी हसन, जवाब में वेलायप्पन ने कहा, केवल 2 शब्द, बस 2 नाम, पर मानो एक लंबी बातचीत जिसमें विलाप भी था और संतावना भी। ओ कुट्टी हसन, उन अनकहे शब्दों ने कहा, मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है। इस यात्रा के दौरान उस कर्ज को अपने दिल का बोझ न बनाओ ओ वेलाई। कुट्टी हसन, इस यात्रा के बाद शायद मैं कभी भी तुम्हारा कर्ज ना चुका सकूं। जैसी पैगंबर की इच्छा, इस यात्रा में वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वेलायप्पन आगे बढ़े। आगे जाकर पगडंडी कच्ची सड़क में मिल गई थी। फिर कच्ची सड़क नदी में उतरती गई। वेलायप्पन नदी में उतर गए। उसकी विशालता को देखकर उनका दिल भर आया। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने इसी नदी में अपने पिता के शव को नहलाया था, और तब उनके बेटे ने इसी नदी की लहरों में पहली बार तैरना सीखा था। वे सब याद कर उनकी आंखें गीली हो गईं। थोड़ी देर के लिए वे नदी किनारे रुक गए। नदी के पास थोड़ी ऊंचाई पर घास के मैदान के पास ही था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही वे टिकट खिड़की पर गए। बड़ी सावधानी से कपड़े के कोने पर पड़ी गांठ को खोला। उसमें से यात्रा के लिए पैसे निकाले। टिकट लेकर उसे कपड़े में बांधा। फिर प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठकर रेलगाड़ी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग यात्री उनकी बगल में आकर बैठ गए। क्या आप कोयम्बटूर जा रहे हैं? अजनबी ने पूछा। कन्नूर, वेलायप्पन ने जवाब दिया। मैं कोयम्बटूर जा रहा हूँ। अच्छा, आप कन्नूर में क्या करते हैं? कुछ खास नहीं। तो क्या केवल घूमने ही जा रहे हैं? अजनबी की ये बातें वेलायप्पन के गले पर फांसी के फंदे से जैसी झूलने लगी। एक बार अपना गांव छोड़कर उस लंबी मेड़ को पार कर आना हो जाता है तो सारी दुनिया इन्हीं अजनबियों से भरी हुई लगती है, और उनके शब्द करोड़ों फांसी के फंदे। कोयम्बटूर जाने वाली रेल आ गई। अजनबी उस पर चढ़कर चला गया। वेलायप्पन बेंच पर अकेले रह गए। चावल की पोटली को खोलने की इच्छा न हुई। उस पर हाथ फेरकर केवल उसके गीलेपन को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग गई। सपना देखा और चिल्ला पड़े, कंदुर्नी, कंदुर्नी, मेरे बेटे। तभी रेल की आवाज़ से उनकी आंख खुली। वे हड़बड़ाकर उठे, कपड़े में बंधे टिकट पर हाथ फेरा और भीड़ में रास्ता बनाते हुए आगे की ओर बढ़े। यह प्रथम श्रेणी है बाबा। ओह अच्छा। उन्होंने दूसरे डिब्बे में झांक कर देखा। यह आरक्षित है। अच्छा, आगे चले जाओ बाबा। अजनबी आवाज़ें। फिर वेलायप्पन एक डिब्बे में चढ़ गए। उसमें बैठने के लिए कोई जगह खाली ना थी। मैं खड़ा ही ठीक हूँ। सोने की ज़रूरत नहीं है। आज रात मेरा बेटा जाग रहा होगा। जब वे कन्नूर पहुँचे तब सुबह नहीं हुई थी। गुथे हुए चावल की पोटली अभी भी उनके कंधे पर लटक रही थी और अपना गीलापन छोड़ रही थी। वे स्टेशन से बाहर आए। सूरज की पहली किरण से अंधेरा छटने लगा था। एक तरफ कुछ घोड़ा गाड़ी चालक झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। वेलायप्पन ने उनसे पूछा,
जेल जाने के लिए कैसे जाना होगा? एक आदमी हंसा, बूढ़ा सुबह सुबह जेल जाने का रास्ता पूछ रहा है। एक अन्य आदमी भी हंसा, बाबा ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी चोरी कर लो, अपने आप पहुंच जाओगे। अजनबियों की इन बातों से वेलाइयप्पन का दम घुटने लगा। फिर किसी ने उन्हें सही रास्ता बताया। वेलाइयप्पन ने चलना शुरू किया। जेल के पहरेदार ने उन्हें रोका, इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? वेलाइयप्पन डर गए। धीरे से कपड़े के कोने पर पड़ी गांठ को खोला, उसमें से एक तुड़े मुड़े पीले पड़े कागज के टुकड़े को निकाला। कागज पहरेदार को देते हुए बोले, मेरा बेटा है यहाँ। पहरेदार की नज़र उस कागज पर लिखे शब्दों पर चिपक गई। उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। कल ना? उसने संतावना देते हुए पूछा। मालूम नहीं, इसी में लिखा है सब कुछ। पहरेदार ने एक बार फिर उस आर्डर को पढ़ा। हाँ, उसने कहा, कल सुबह 5 बजे। वेलाइयप्पन हैरान रह गए। अच्छा बाबा, थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लो। वेलाइयप्पन वहीं प्रवेश द्वार के पास पड़े बेंच पर बैठ गए। रात को मेरा बेटा सोया ना होगा, बिना सोए जागा भी ना होगा। बिना सोए बिना जागे बस खाएगा कैसे? उन्होंने चावल की पोटली पर हाथ फेरा। बेटे, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए ये चावल गूँथे थे। अपनी यात्रा में इसे ना खाकर मैं यहाँ ले आया हूँ, तुम्हें भेंट देने के लिए। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत देर बाद एक पहरेदार उन्हें जेल के भीतर ले गया। एक कोठरी की सलाखों के पीछे कंदुर्नी खड़ा था। पहरेदार ने ताला खोल दिया। बाप बेटा एक दूसरे के सामने खड़े थे, बिल्कुल डरे हुए। वेलाइयप्पन ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बोले, मेरे बेटे। पिताजी, कंदुर्नी बोला। यही शब्द बस। आप बाप बेटे के दुख भरे संवाद। बेटे, क्या किया था तूने? मुझे याद नहीं। क्या तूने खून किया था मेरे बेटे? मुझे याद नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अब कुछ शेष नहीं याद रहने के लिए। क्या इन पहरेदारों को याद रहेगा? नहीं मेरे बेटे। पिताजी, क्या आपको मेरा दर्द याद रहेगा? फिर कंदुर्नी जोर से चीखा। पिताजी, उन्हें रोकिए, मुझे फांसी पर चढ़ाने से रोकिए। तभी कैदी से मिलने का समय समाप्त हो गया। वेलाइयप्पन बाहर आ गए। पीछे मुड़कर एक बार अपने बेटे को देखा। कंदुर्नी सलाखों के पीछे से झांक रहा था, जैसे चलती रेलगाड़ी से झांकता हुआ यात्री। वेलाइयप्पन बिना किसी उद्देश्य के जेल के चारों तरफ घूमते रहे। सूरज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रात आई, फिर भौर। वेलाइयप्पन ने पहरेदारों से अपने बेटे का शव लिया। शहर के बाहर सुनसान भूमि पर एक गड्ढा खोदा गया। दफनाने से पहले वेलाइयप्पन ने अंतिम बार अपने बेटे के मुख को देखा, उसके ठंडे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अंत में गड्ढे को भरकर समान कर दिया। वेलाइयप्पन घूमते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। तभी उन्हें कुछ गीली ठंडी वस्तु का आभास हुआ। ये वही चावल थे जो उनकी पत्नी ने यात्रा के लिए गूँथे थे। वेलाइयप्पन ने पोटली खोली, फिर चावलों को रेत पर बिखेर दिया, मृत आत्मा की शांति के लिए। श्री विजयन अपनी लघु कथाओं में भी शासन द्वारा जनता पर किए जा रहे अत्याचार पर चोट करने से नहीं चूकते। सरल भाषा के द्वारा वे मनुष्य की भावनाएं उजागर कर देते हैं। समुद्र तट पर ही इन्हीं भावनाओं में डूबी हुई एक कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लघु कथा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दें। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।